फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स नैप एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और इसके क्षेत्र। इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसके साथ साथ हम जानेंगे देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की क्या क्या शक्तियाँ हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, और हम जानेंगे धर आयोग क्या है, जेवीपी समिति क्या है, फजल अली आयोग क्या है। इसके बारे में हम इन डिटेल जानेंगे। तो चलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। दो महत्वपूर्ण कारणों से भारत को संघीय राज्य न कहकर राज्यों का संघ कहा गया है। इसके कारण है, पहला है संघ राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। अगर हम संघीय व्यवस्था में अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में राज्यों और संघ के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके कारण राज्य संघ के साथ जुड़े हुए हैं और वह कभी भी उस समझौते को तोड़कर राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत यूनियन है और यूनियन कभी टूट नहीं सकती। भारत के राज्यों को कभी भी इससे अलग होने का अधिकार नहीं है और यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है जिससे यह कभी भी अलग नहीं होंगे। भारत एक पूरा देश है जिसे सिर्फ राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले हैं भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य जो पूर्ण राज्य हैं। दूसरे हैं संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश और तीसरे हैं वे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। भविष्य में कभी भी कोई भी क्षेत्र जिसे भारत सरकार अधिकृत करती है तो वह भी भारत के राज्य क्षेत्र कहलाएंगे। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में रखा गया है। इस वक्त वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। लेकिन कैसे कर सकता है? सत्तांतरण के द्वारा, जैसे कि किसी संधि के द्वारा, खरीद के द्वारा, किसी राज्य को उपहार देकर, जैसे कि कोको द्वीप म्यांमार को भारत के द्वारा एज अ गिफ्ट दिया गया था लीज पर। ऐसे विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण भारत भी कर सकता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 2 को। अनुच्छेद 2 इसके अनुसार संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधन या शर्तों पर जिन्हें वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं उनके प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। इसमें संसद को 2 शक्तियां दी गई हैं। पहली है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे। दूसरा है राज्यों का गठन करने की शक्ति। यहाँ उन राज्यों की बात की गई है जो भारत के संघ के हिस्से नहीं हैं लेकिन वर्तमान में बन सकते हैं। उन्हें प्रवेश और गठन कर सकती है संसद। अनुच्छेद 3 के बारे में जानें। भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित। तो अनुच्छेद 2 जो है वह संबंधित है भारतीय संघ के वे हिस्से नहीं हैं उन राज्यों से, लेकिन जो भारतीय संघ के हिस्से हैं उन राज्यों से संबंधित है अनुच्छेद 3। इसमें संसद को अधिकार है कि संसद किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग कर सकती है। 2 या अधिक राज्यों से थोड़ा थोड़ा क्षेत्र लेकर एक नया राज्य बना सकती है। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। और संसद को यह भी शक्ति है कि वह किसी भी राज्य की सीमा कम कर सकती है या सीमा में परिवर्तन कर सकती है तथा किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। शॉर्ट में समझें तो अनुच्छेद 3 जो है वह भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। लेकिन संसद ऐसा सिर्फ 2 शर्तों पर कर सकती है। इसमें क्या होता है कि पहले संसद राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए मनाती है, जैसे कि वह उन्हें बता देती है कि हम इस राज्य में परिवर्तन करने वाले हैं, इसका नाम चेंज करने वाले हैं। फिर दूसरा है राष्ट्रपति उस अध्यादेश को जिस भी राज्य से क्षेत्र को अलग किया जाता है, जिस भी राज्य का नाम चेंज किया जाता है, उसके पास मत जानने के लिए भेजता है। लेकिन क्या होता है, राष्ट्रपति या राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति या फिर संसद जो है वो किसी भी राज्य विधानमंडल के या जो भी राज्य है उससे संबंधित उसके
मत को वह क्या चाहता है कि हमारे देश को, हमारे राज्य को अलग किया जाए या फिर हमारे राज्य में परिवर्तन किया जाए या नहीं किया जाए, इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। आखिर में मानी जाएगी संसद की ही, लेकिन राज्य को सिर्फ बता दिया जाएगा, उसकी मानी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में घोषित किया गया है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत जो क्षेत्र भारत के हिस्से नहीं हैं उन्हें भारत में शामिल किया जा सकता है, तथा अनुच्छेद 3 जो कि भारत के क्षेत्र के अंतर्गत हैं वो क्षेत्र, इनमें राज्यों का गठन, निर्माण, क्षेत्र, नामों में परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं माना जाएगा। इनमें संशोधन किया जा सकता है, किसी भी राज्य में किसी भी राज्य का नाम चेंज किया जा सकता है, किसी भी राज्य का क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। ये एक साधारण बहुमत के द्वारा ही कर लिया जाता है, साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा। इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की इतनी ज़रूरत नहीं होती और ना ही राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि राष्ट्रपति इसे ख़त्म ही कर दे, मतलब मना कर दे और या अपने पास रख ले उस विधेयक को, ऐसा नहीं होता है। इसमें राष्ट्रपति से पूछकर ही इसे किया जाता है। ये जो विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो पहले राष्ट्रपति की मंजूरी ले ली जाती है, जब वो कह देते हैं तो ये विधेयक आ जाता है और फिर इसके बाद कानूनी प्रक्रिया साधारण होती है। इसके बाद यह इसे पूरी तरह से बना दिया जाता है और राज्य में परिवर्तन कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत अगर किसी भी संविधान संशोधन किया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं, तभी वह संशोधन अंत में होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसे साधारण बहुमत से ही कर दिया जाता है। अब हम आगे देखेंगे देशी रियासतों का एकीकरण। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय राजनीतिक इकाइयाँ 2 श्रेणियों में बटी हुई थीं। एक थी ब्रिटिश प्रांत और दूसरे थी देशी रियासतें। देशी रियासतों को आज़ादी दे दी गई थी, चाहे तो वो भारत में मिल जाएं या फिर वह पाकिस्तान में मिल जाएं। तो 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थीं, जिसमें से 549 भारत में शामिल हो गईं। और यह कैसे शामिल हुई, किनके द्वारा शामिल की गईं, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ही इन्हें शामिल किया गया। लेकिन 3 देशी रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने भारत में मिलने से इनकार कर दिया, यह भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। तो जूनागढ़ जो है वह पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। हैदराबाद और जम्मू नहीं थी, जब सिर्फ कश्मीर, यह भारत एक अलग देश बनना चाहती थी, लेकिन बाद में इन्हें भी भारत में मिलाया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के तहत तथा जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, जूनागढ़ में जनमत कराया गया कि वहाँ की जनता कौन से देश में रहना चाहती है। जूनागढ़ की ज़्यादातर जनता हिंदू थी, लेकिन उसका जो शासक था वह मुसलमान था, वो पाकिस्तान में जाना चाहता था और जनता हिंदुस्तान में आना चाहती थी। तो जनमत कराया गया और जनता का मत रखा गया उसमें, इसी कारण से भारत में शामिल किया गया। तीसरा है कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। कश्मीर पहले शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन जब कश्मीर पर पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया तो कश्मीर के राजा हरि सिंह वह भारत में आए और उन्होंने कहा कि हमें बचा लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आपको जब भारत में मिलना है तो आपको एक विलय पत्र पर साइन करने होंगे, तभी आप भारत में आ सकते हैं, तभी हम आपका साथ देंगे। तो फिर क्या हुआ, उसे एक विशेष राज्य बना दिया गया, जैसे कि 370 और 35A के तहत। लेकिन अब 35A और 370 को ख़त्म कर दिया गया है। भारत का एक जो विशेष राज्य का दर्जा था कश्मीर के पास, वह अब नहीं है। कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, जो कि दोनों को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब हम जानेंगे धर आयोग और JVP समिति क्या है। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इससे देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर दक्षिण भारत में, यह मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए, राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया जाए। तो सबसे पहले जून 1948 में भारत सरकार ने SK धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग नियुक्त किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बताया। इस आयोग ने अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वह भाषा के आधार पर ना हो, सिर्फ उसे प्रशासनिक सुविधा के आधार पर रखें। फिर उसके बाद दिसंबर 1948 में एक अन्य
प्रांतीय भाषाई समिति बनाई गई, जेवीपी समिति। तो जेवीपी समिति के सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसी कारण से जेवीपी समिति कहा गया। और इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार कर दिया। लेकिन अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा था, जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अक्टूबर 1935 में भारत सरकार ने पहली बार एक राज्य बनाया भाषा के आधार पर। वो राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसे मद्रास से अलग किया गया और तेलुगु भाषी क्षेत्र के लोग थे। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश। और यह क्यों बना? ऐसे ही नहीं बना दिया था सरकार ने। सरकार को इसके लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ था, जिसमें एक कार्यकर्ता थे पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने 56 दिन तक अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी और इसमें उनका निधन हो गया था। तो भारत को मजबूरन ये सब करना पड़ा था। तो आपके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना, तो आंध्र प्रदेश। अब हम आगे देखते हैं फजल अली आयोग। आंध्र प्रदेश अलग हो गया भाषा के आधार पर। तो भारत के अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर मांग उठने लगी कि हमें भी भाषा के आधार पर अलग किया जाए। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठन करने के लिए विवश होना पड़ा। मजबूरन उन्हें 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसके 2 सदस्य थे KM पणिक्कर और HN कुंजरू। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की थी। इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया था कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। इस आयोग ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया कि हाँ, भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए राज्यों के पुनर्गठन में। लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को नहीं माना। ऐसा नहीं होगा कि एक राज्य में सिर्फ एक ही भाषा के लोग रहें, इस तरह के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों और क्षेत्रों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्य एवं 3 केंद्रीय प्रशासन क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी क्षेत्र। तो मूल संविधान में भारत में 4 वर्गों में राज्यों को माना गया था, क, ख, ग, घ। उस तरह अलग अलग राज्यों को माना गया था और इन्होंने कहा कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। जो मूल आयामी राज्य थे 4 प्रकार के, 16 राज्यों एवं 3 केंद्रीय प्रशासन क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। लेकिन इन्होंने ऐसा कह दिया और भारत सरकार ने मान लिया। ऐसा नहीं था। इसके बाद क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग क और भाग ख के अंतर्गत जो राज्य थे उनकी बीच की दूरी को कम कर दिया और भाग ख को ख़त्म कर दिया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। जय हिंद, जय भारत।